जब बेटे ने माँ की तकलीफ नहीं समझी तो बहू से क्या शिकायत। सुबह के 11 बजे थे। सरिता जी रसोई के डिब्बों में कुछ ढूंढ रही थी। तभी उनकी बहू सीता आई और बोली, हे भगवान, मम्मी जी ये चोरों की तरह रसोई के डिब्बों में क्या कर रही हैं। अब समझ में आया कि डिब्बों से बिस्कुट और दाल मोठ कौन घट कर जाता है। शर्म नहीं आती अपने ही घर में चोरी करते हुए। पीछे से अचानक बहू की आवाज़ सुनकर सरिता जी हड़बड़ा गई। उनके हाथ से एक कांच का बोतल नीचे गिर गया। फिर क्या था, सीता ने बहुत हंगामा किया, 4 बातें सुनाई और फिर बोली, अब नुकसान किया है तो सफाई भी आप करो। फटाफट इन कांच के टुकड़ों को हटाइए वरना मेरे पैर में चुभ जाएगा। हद हो गई है लापरवाही की। लोग कहते हैं बच्चा कर लो। अरे कहाँ से कर लो, बूढ़े घर के संभाल नहीं रहे, बच्चों को कौन संभालेगा। इतना कहकर वो चली गई। उस रात सरिता जी खाना खाने भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। कमरे में बैठ के ही खा ली और फिर चुपचाप डरे हुए बच्चे की तरह सो गई। शाम हुई तो अपना मन हल्का करने वो नीचे पार्क में चली गई। दुनिया में वो अकेली दुखियारी सास नहीं थी, और भी सास या माएँ ऐसी थी। सबके साथ मिलकर जब वो बात करती तो उन्हें अपनी तकलीफ कम लगती थी। बिमला बहन, क्या आपको भी आजकल थोड़ी थोड़ी देर में भूख और प्यास लगती है? पता नहीं क्या हुआ है, वक्त बेवक्त बच्चों की तरह मुझे भूख लगने लगती है। अब बार बार रसोई में जाकर ढूंढना अच्छा नहीं लगता। ना जाने बहू क्या कहती होएगी कि बुढ़िया बुढ़ापे में सतिया गई है। इस उम्र में ये परेशानी होगी सोचा ना था। किसी से साझा भी नहीं कर सकती, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। सरिता जी अपनी सहेली से कहती हैं। बिमला जी बोली, सरिता बहन अब आपसे क्या बताऊँ, ये परेशानी मुझे बहुत होती है, पर उस वक्त पति साथ थे तो तकलीफ नहीं होती थी। सरिता जी बोली, आपके कहने का क्या मतलब है? बिमला जी बोली, जब अपने पति की कमाई पर रहती थी तो भूख लगती तो कुछ ना कुछ लेकर खा लेती थी, पर जब से वो दुनिया से गई हैं मैंने दवाइयों को अपना भोजन बना लिया ताकि मुझे भूख ना लगे। बिमला जी की आंखें भर आई। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, सरिता बहन मैं तो कहूँगी आप भी एक बार डॉक्टर को दिखा लो। जिसका कोई प्रॉब्लम होती है उसे ही बार बार भूख लगती है, या फिर अगर भूख लगती है तो कुछ लेकर या मांग कर खा लिया करो। सरिता जी बोली, परिस्थितियाँ आप समझ नहीं रही हैं। बिमला जी बोली, अगर बहू आपकी भावनाओं को समझे तो उसे कहो आपके कमरे में ही कुछ रख दिया करें तो उसे भी परेशानी नहीं होगी। ये उम्र ही ऐसी है जिसमें ईश्वर हर किसी को बच्चा बना देता है। अब मैं आपको सलाह ही दे सकती हूँ क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। बस ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो बच्चे दिन हैं वो कट जाएं। सरिता जी बोली, सही कहा आपने, अब याद आया मुझे, इसलिए मेरे पति को भी अक्सर भूख लगा करती थी। मैं भी कैसी बुद्धू थी कि मैं उनको कहती थी आप ठीक से खाना नहीं खाते, जिसके कारण आपको बार बार भूख लग जाती है। बहू से तो कुछ कह नहीं सकती, और अभी तो मेरा बेटा अजय भी नहीं आया है। आते ही कहूँगी एक बार मुझे डॉक्टर के दिखा दे। चलिए चलती हूँ, बहुत देर हो गई है, अब तो फिर भूख लगने लगी है। इतना ही कहकर दोनों हंसने लगी और अपने अपने घर चली गई। सरिता जी घर पहुँची और हाथ पैर धोकर संध्या की आरती करने चली गई। आरती करके आई और अपनी बहू सीता से बोली, बहू तुमने कुछ बनाया है तो खाने के लिए दे दो, बड़ी जोर से भूख लगी है। सीता बोली, मम्मी जी आप भी हद करती हैं। आपको अजीब नहीं लगता कि आपको इतनी जल्दी भूख लग जाती है? अभी 7 बजे हैं, अगर अभी खाएंगी तो खाना कैसे खाएंगी? ऐसा कीजिए अब आप खाना ही खा लीजिए, सब्जी तो बन ही गई है और दिन वाली रोटी बची हुई है। अब ये तो मैं दे देती हूँ, बाद में बेटी के सामने मत सुनाइएगा कि सुबह की ठंडी रोटी दी थी। सरिता जी बोली, बहू अगर मैं अभी खा लूँगी तो रात होते होते मुझे फिर से भूख लग जाएगी, तो फिर बोलेगी कल भी तुमने मुझे बहुत जल्दी खाना खिला दिया था, रात भर में
भूख से छटपटा रही थी। तुम परेशान ना हो इसलिए बोली नहीं। सीता बोली, मम्मी जी आप भी हद करती हैं। खाना नहीं दूंगी तो बेटे को सुनाएंगी कि बहू खाना नहीं देती हैं, और जब खाना समय पर दे देती हूँ तो उस पर भी नखरे करती हैं। अब खाना खाना है तो खाइए, मैं कुछ और नहीं बनाऊंगी। और हाँ, कल तो हमने भी आपके साथ ही खाना खाया था, हमें तो भूख नहीं लगी। सरिता जी बोली, बहू तुम अपनी उम्र देखो और मेरी देखो, कितना फ़र्क है। इतनी छोटी सी बात को तुम क्यों नहीं समझती या समझना नहीं चाहती? क्या मेरी जगह तुम्हारी माँ होती तो उनकी रोटी का भी हिसाब रखती? और क्या अपनी माँ को भी तुम भूखा रखती? सीता गुस्से में बोली, मम्मी जी मेरी माँ से अपनी तुलना मत कीजिए। आप तो हर बात का गलत मतलब निकाल लेती हैं। और जहाँ तक मेरी माँ की बात है, वो समय पर खाती हैं, आपकी तरह दिन भर रसोई में कुछ ढूंढती नहीं रहती हैं। चुपचाप बैठिए, खाइए। सीता जी बोली, बहु भूख तो मुझे भी समय पर ही लगती थी, पर यह परेशानी मुझे पिछले 2 महीने से हो रही है। मैं कभी तुमसे या अजय से कहती नहीं थी, पर यह परेशानी बढ़ती ही जा रही है। मुझे खुद बुरा लगता है कि मेरी हालत बच्चों जैसी हो गई है। अब तुम लोग नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? सीता बोली, ठीक है, अब रोनी सूरत मत बनाइए, मैं आपका खाना लगा देती हूँ। समझ में नहीं आता इस घर का क्या होगा, कमाने वाला एक और खाने वाले इतने। अरे मेरा तो थोड़े में चल जाता है, पर आपका तो पेट ही नहीं भरता। इतना कहकर सीता रसोई में चली गई। सरिता जी खाना खाकर बेटे का इंतजार कर रही थी, पर उसे आने में देर हो गई तो वह सो गई। जब अजय घर आया तो सीता ने सारी बात बताई। अजय बोला, तुम तो जानती हो माँ की आदत को, कुछ परेशानी हुई नहीं कि तुरंत अपनी बेटी को फ़ोन करेगी और वो वहाँ से मुझे लेक्चर देगी, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब इस परेशानी का तुम ही हल निकालो, मैं आखिर क्या क्या करूँगा। इतना कहकर वो कपड़े बदलने चला गया। अगले दिन सुबह सरिता जी अकेले चाय पी रही थी। अजय आकर बोला, माँ आपकी तबीयत खराब है क्या? सीता बोल रही थी, आपको कुछ परेशानी हो रही है? सरिता जी बोली, अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, बस रात में अगर जल्दी खा लेती हूँ तो फिर बीच रात में भूख लग जाती है। अजय बोला, तो मत खाओ, कौन ज़बरदस्ती खिलाता है? अब आप खाने के लिए मांगती होंगी तभी तो वो खाना देती होगी। माँ हर बार बहू की बातों को गलत मत समझा करो, और मैं अगर घर के मामलों को सुलझाता रहूँगा तो बाहर कैसे काम करूँगा? सरिता जी ने छोटे बच्चे की तरह सिर हाँ में हिला दिया और बेटा भी खुश होकर चला गया। 9 बजते बजते अजय दफ्तर के लिए चला गया। काम वाली घर का काम कर रही थी और सीता अपना फ़ोन लेकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद सरिता जी की बेटी नीला का फ़ोन आया। माँ कैसी हो? नाश्ता पानी हो गया? अजय तो दफ्तर चले गया होगा, और आपकी बहू क्या कर रही है? मैं अगर फ़ोन नहीं करती हूँ तो आप मुझे याद भी नहीं करती। बेटी के इतना पूछते ही सरिता जी बच्चों की तरह फूट फूट के रोने लगी। इधर नीला घबरा गई और बोली, माँ क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? बताओ तो क्या बात है? सरिता जी ने अपने आंसू पोंछे और खुद को संभाली और बोली, नहीं बेटा, कोई बात नहीं है, बस इतने दिनों बाद तुमसे बात हो रही है तो दिल भर आया। नीला बोली, माँ आप मुझसे बात कब से छुपाने लगी? बात क्या है? आप मेरी माँ हो तो हमारा रिश्ता मन और आत्मा से जुड़ा है। जैसे बचपन में आप मेरे आंसुओं का कारण समझ जाती थी, वैसे ही मैं आपकी सिसकियों को भी पहचान सकती हूँ। बताइए अब क्या बात है? सरिता जी बोली, पता नहीं बेटा क्या कारण है, पर मुझे हर वक्त भूख लगती है। बार बार बहू को खाने के लिए बोलने में मुझे अच्छा नहीं लगता, और जल्दी खाना खा लेती हूँ तो रात में भूख से छटपटाती हूँ। नीला बोली, बस इतनी सी बात, मैं इसका उपाय अभी कर देती हूँ। मैं यहीं से आपके लिए सूखा नाश्ता भिजवा देती हूँ, उसे आप अपने कमरे में रख लेना और जब भूख लगे तो खा लीजिए। मुझे लगता है आपको डॉक्टर से दिखाना चाहिए और सभी आपको टेस्ट करवाना चाहिए। मैं अजय से कह देती हूँ
वो घर पर बुला लेगा और आपका शुगर का टेस्ट भी हो जाएगा। चिंता क्यों करती हो, सब ठीक हो जाएगा। बेटी ने माँ को एक माँ बनकर समझा और समझाया। सरिता जी बोली, नहीं बेटा, उसे कुछ मत कहो, वह ऐसे ही दफ्तर के काम से परेशान रहता है, बेकार में बात बढ़ जाएगी, फिर घर में क्लेश होगा और मुझे वो नहीं चाहिए। पता नहीं भगवान मुझे क्यों रखे हैं, लेकर क्यों नहीं जाते। नीला बोली, माँ, अगर बीमारी का वक्त पर पता नहीं चला और इलाज नहीं हुआ तो परेशानी और बढ़ सकती है, और ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अजय से बात कर लूँगी। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप अजय और भाभी से अपनी बात को कहने में डरती हैं। अगर ऐसी बात है तो मुझको पहले बताइए। 2 दिन बाद खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें आईं, जिसे देखकर सीता बोली, मम्मी जी, हम क्या आपको खाने पीने में कमी रखते हैं? जो आपने दीदी को बता दिया और उन्होंने भी वहाँ से भिजवा दिया। सरिता जी बोली, अगर तुम समझती तो ये उपाय तुम पहले कर देती, और मैंने ये सब उसे भेजने के लिए नहीं कहा था। वो मेरी बेटी है, उसने अपनी माँ की तकलीफ़ को समझा। ये सब सामान मेरे कमरे में रखवा दो। इतना कहकर सरिता जी चली। लंच टाइम पर नीला ने अजय को फ़ोन किया और माँ की परेशानी समझाई। अजय ने कहा, दीदी, मैंने कोई डिस्पेंसरी नहीं खोल रखी है। अगर माँ की परेशानी आपको परेशान करती है तो आप कुछ दिन आकर यहाँ उन्हें संभाल लीजिए या फिर अपने घर ले जाइए। नीला बोली, भाई किस तरह से बात कर रहा है? एक उम्र के बाद तो ये आम परेशानी हो जाती है, और माँ की उम्र देखो, वो बूढ़ी हो गई है। आज तक माँ अपना ख्याल खुद रखती थी, हमने नहीं रखा। बस वो अपनी परेशानी किसी से बांटती नहीं है। कल ही उसका टेस्ट करना, वरना मुझे आकर वहाँ रिश्तेदारों से बात करनी होगी। कोई तो हो जो माँ की देखभाल करे, क्योंकि माँ तो मेरे पास आएगी नहीं। अगले दिन ही अपोलो क्लिनिक से टेस्ट वाले आए और उनका ब्लड सैंपल लेकर गए। अगले दिन रिपोर्ट आया कि सच में सरिता जी को शुगर की प्रॉब्लम निकली, जिसके कारण बार बार उन्हें भूख लगती थी और वो बाथरूम जाती थी। 2 दिन बाद नीला मायके से आई। अजय सीता से बोला, अब बात को बड़ी ही सावधानी से संभालना होगा। ऐसा ना हो कि नीला बात को बढ़ा दे और रिश्तेदारों में हमारी बदनामी हो जाए, क्योंकि पापा की सारी संपत्ति अभी माँ के नाम पर है। थोड़ा आराम से बात करना। अजय माँ के पास आया और बोला, माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, हम आपकी परेशानी समझ नहीं पाए। जब भी कोई परेशानी हो खुलकर हमें समझाया कीजिए। मानता हूँ कि बेटी माँ के दर्द को पहले महसूस कर लेती है, पर मुझे भी तो सिखाइए माँ, मैं भी तो आपका बेटा हूँ। सीता आई और बोली, इसमें आपका दोस्त नहीं, दोस्त तो मैं हूँ जो मम्मी जी की परेशानी समझ नहीं पाई। मम्मी जी, पुरानी बातों को भूल जाइए। हो सके तो आप मेरे साथ अपने बेटे को भी माफ़ कर दीजिए। सरिता जी उदास होकर बोली, जब बेटे ने माँ की तकलीफ नहीं समझी तो बहू से क्या शिकायत करो। पर एक बात कहूँ बहू, कल तुम दोनों का भी ऐसा समय आएगा, उस रोज़ मैं देखूंगी कि तुम्हारी तकलीफ कौन समझता है और तुम कैसे उसका समाधान करती हो। सीता अपनी सास से माफ़ी मांगने लगी। सरिता जी बोली, बहू, बहुत देर हो चुकी है, माफ़ी मांगने का समय भी निकल चुका है। हाँ, ये बात सही है कि जितनी दोषी तुम हो उतना ही दोषी मेरा बेटा भी है। अरे, जब वो बोल भी नहीं पाता था तब मैं उसकी भूख प्यास समझ जाती थी, पर यहाँ मेरा जवान बेटा अपनी भूखी माँ को ही भूख प्यास नहीं समझ पाया। क्या फ़ायदा ऐसे बच्चों का। मैं अब तुम लोगों के साथ नहीं रहना चाहती। नीला इस बात से अनजान थी। उसने कहा, माँ, ये कैसी बातें कर रही है। मानती हूँ इन लोगों से गलती हुई है, पर इन्हें माफ़ कर दीजिए। सरिता जी बोली, नहीं, अगर इन्होंने गलती की होती तो मैं माफ़ कर भी देती, पर इन्होंने पूरी माँ जाति का अपमान किया है। अगर आज मैं माफ़ कर दूंगी तो कल को इनके जैसे कई बच्चे अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। नीला अपने भाई को बोली, भाई, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है, मुझे इसके बारे में कोई खबर नहीं थी। भाई भाभी दोनों नीला से लड़े। नीला बोली, माँ, आप चाहे तो
मेरे साथ चल सकती हैं। सरिता जी बोली, मैं क्यों जाऊं अपना घर छोड़कर, ये लोग जाएंगे। दोनों हक्के बक्के सरिता जी को देख रहे थे। सरिता जी बोली, 1 हफ्ते का समय दे रही हूँ, अपना सारा सामान यहाँ से उठाओ और मेरी नज़रों से दूर चले जाओ। जिसे अपने खून से सींचा उसने ही मेरी रोटी गिनी है। मैं समाज को अब कोई गलत संदेश नहीं देना चाहती। मैं अकेली घर में मर जाऊंगी, पर तुम जैसे बेटे के साथ रहना मुझे मंजूर नहीं है। इतना कहकर सरिता जी अपने कमरे में गई और तुरंत अपने वकील को फ़ोन करके घर पर बुलाई और सारी कागजी कार्रवाई भी कर दी। नीला ने माँ को बहुत समझाया पर वो नहीं मानी, तो आखिरकार नीला को अपने घर वापस जाना ही पड़ा। सरिता जी ने अजय से कहा, मैं तुम्हारी तरह कठोर नहीं हूँ कि तुम्हारे मुंह से निवाला छीन लूँ। मैं अपनी आधी संपत्ति तुम्हारे नाम कर रही हूँ, पर ये तब तक तुम्हारी नहीं होगी जब तक तुम्हारी औलाद 18 वर्ष की नहीं होगी, और आधी संपत्ति मैं वृद्ध महिलाओं के नाम से वृद्ध आश्रम को दूंगी, और ये मेरा फैसला कोई नहीं बदल सकता। अब बस हफ्ते के लिए तुम इस घर में हो। इतना कहकर सरिता जी नीचे टहलने पार्क में चली गई। आखिरकार सरिता जी ने अपने मन की सुनी। पहले लोगों ने बहुत बातें बनाई, परंतु फिर सब ने गंभीरता को समझा तो उनके फैसले की सराहना की। अब सरिता जी ने 2 काम वाली लगा ली है और अपने शरीर का भी ध्यान रखने लगी थी। दोस्तों, बचपन में हमारे बिना बोले ही माँ हमारी भूख का अंदाज़ा कैसे लगा लेती थी, तो क्या उसी तरह हम माँ बाप की भूख का भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते? कभी कभी पूछ कर देखा कीजिए, हो सकता है वो भी अपनी भूख दबाते होंगे। आप अपनी राय इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आशा है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।